मेरे यूपी बोर्ड के सभी धुरंधरों, आज का वीडियो खास आपके लिए है। आप लोग इस साल 2027 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मैं लेकर के आया हूं मेरे भाई कोयले की खान से हीरा। ये वो 80 क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बारंबार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो बेटा इस वीडियो को खास तौर पर 2 से 3 बार अवश्य देखना और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा करके अपनी प्रिपरेशन को इतना बूस्ट कर लेना कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए और तैयारी आपकी इन्हीं 80 क्वेश्चन से 1 नंबर की दिखाई पड़े। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से परिवार अरिविहान पर। मेरे कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के सभी साथियों का मेरी क्लास में जोरदार स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए वो बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं जिसको यदि आपने आज पूरा देख लिया तो आपकी प्रिपरेशन इतनी शानदार हो जाएगी कि पुनः आपको इस बात की शंका नहीं होगी कि मुझे कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। बेटा आपकी कंप्लीट बुक से मैं 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बेटा जी, ये क्वेश्चन कोयले की खदान से वो हीरा है, वो डायमंड है जो आपकी प्रिपरेशन में लगाएगा 4 चांद और बेटा बेहतरीन तरीके से आपको बूस्ट करेगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भैया हम लोग अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपके लिए लेके आया हूं लघु उत्तरी प्रश्न, है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरी में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी इनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। विश्वास होना मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना, पीवाईक्यूज में ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी वर्ष अवश्य पूछे गए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो कि आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं यार ये क्यों पूछेगा। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और बेहतरीन ढंग से उनकी तैयारी करनी। और एक बात बेटा, इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख अवश्य लेना ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। क्लियर हो गया? चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका होता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सेकंड आपसे पूछता है कि पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से मेरे भाई आपकी क्या होती है, तो रेडजेल महोदय की थ्योरी भी पूछ ली जाती है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों से आता है, नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, है ना, नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप लोग को याद है ग्रिफिथ टेलर, है ना। कभी कभी क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का रूप परिवर्तित कर देता है, बोलता है रुको और जाओ अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, वो क्या कहना चाहती है, तो बेटा वो भी आपकी यही है, नियो डिटर्मिनेशन ही हमारा क्या है, रुको और जाओ नव निश्चयवाद के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के 2 घटकों का नाम बताइए, है ना, नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है तो इस साल भी संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपसे कहता है मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से। बेटा जी स्टार लगा लो, कम से कम 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इन क्वेश्चन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का क्या करना है, तो नाम लिखना है बेटा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस पर भी आप लोग का ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट भैया आप लोग का क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास सूचकांक मापन किन 3 प्रमुख सूचकों पर बेस्ड होता है, विच 3 की इंडिकेटर आर यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई की बात कर रहा है मेरे भाई, एचडीआई की बात कर रहा है। आप सोचिए ये क्वेश्चन आपका पिछले साल सेट नंबर 6 में पूछा गया था, सोचिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर कह रहा है प्राथमिक क्रियाएं क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। प्यारा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। फिर कह रहा है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर क्या होता है। बेटा जी ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करिए मैंने इस बारे में आपसे चर्चा की थी मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 10 कह रहा है कि रोपड़ कृषि की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, स्टेट 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया तो आने की संभावना इसकी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपसे कहता है द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो आने की संभावनाएं प्रगाढ़ है। फिर आपसे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में एक अंतर बताइए, लघु उद्योग में और कुटीर उद्योग में क्या अंतर होता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2022 में आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग का आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, फुटलूज इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला आपसे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप क्या है, इसके 2 उदाहरण को प्रस्तुत करिए। सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर कहते हैं, सेवा प्रदाता क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन यहां से आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फिर कह रहा है आपका चतुर्थ क्रियाकलाप से आप लोग क्या समझते हैं, नॉलेज बेस्ड जो एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर प्रोफेसर वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। ठीक है,
अगला कह रहा है डिजिटल विभाजक क्या होता है, डिजिटल डिवाइड की बात कर रहा है ना, डिजिटल डिवाइड की भैया बात कर रहा है, ये क्या होता है, इस पर भी आप लोग का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं, सोचते हैं यार ये क्यों पूछेगा, लेकिन भैया बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, उसको पता है कि बच्चा इसे स्किप कर देगा, और बेटा वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, फिर आप सोचते हैं अरे सर जी ये कहां से आ गया, भैया वो यहीं से आ गया। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, है ना, आप कुछ भी छोड़े ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए बेटा मैं सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और होंगे। अगला कह रहा है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है ना बेटा, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। पनामा नहर की बात करेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, पैसिफिक और अटलांटिक, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के दो अंतिम स्टेशनों का नाम लिख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा रेलमार्ग कहा जाता है ना ट्रांस साइबेरियन रेलवे, क्लियर हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ने का काम करती है, देखिए मैं आपको आंसर भी कर रहा हूं, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ने का काम करती है। फिर द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। फिर पत्तन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, यह भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी संभावना चरम बिंदु पर है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कहना चाहता है पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर होता है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन अ पोर्ट एंड अ हार्बर, है ना, इन दोनों को भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है दास व्यापार का संक्षिप्त विवरण क्या होता है, प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, हमने जब पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो हमने इस बारे में चर्चा की थी। अगला कह रहा है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय सिस्टम किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी, 1881 में, है ना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि पहले आंशिक जनगणना हुई थी, है ना, लॉर्ड मेयो, फिर इसके बाद पूर्ण जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपेन, 1872 में आंशिक और 1881 में पूर्ण, तो इसको आपको यहाँ पर बकायदा लिखना पड़ेगा। फिर भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, मैंने आपको बता रखा था बिहार की बात, है ना, तो इसको बेटा आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कार्य सहभागिता दर से क्या तात्पर्य है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्क पार्टिसिपेशन रेट, है ना, ये बेटा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये भी आप लोग को ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर होता है ना, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेन वर्कर एंड अ मार्जिनल वर्कर, है ना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है ना, आने की संभावना इसकी बढ़ती है। अगला कह रहा है गुंचित बस्तियां किसे कहते हैं, इस पर तो बेटा स्टार लगा लो, है ना, इस पर तो स्टार लगा लो, क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा। क्वेश्चन में 30 कह रहा है कि परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं, है ना, जहां पर जलवायु अनुकूल नहीं होती है ना, पर्वतीय इलाकों में, सिक्किम में, है ना, दार्जिलिंग में, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में आपको ऐसी बस्तियां दिखाई पड़ती हैं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगला आप लोगों से कह रहा है कि भारत में नगर घोषित करने के दो प्रशासनिक या सांख्यिकीय मापदंड क्या होते हैं, ये भी आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है निविल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर होता है ना, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 33 कह रहा है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर होता है, इसको बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान दे देना और उठाना 2022 वाला सेट, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज वहां दिख जाएगा, वर्डिंग तक चेंज नहीं हुई है ना, वर्डिंग तक मेरे भाई वहां पर चेंज नहीं हुई है। क्वेश्चन में 34 कह रहा है भारत में जल संसाधनों की दो प्रमुख समस्याओं को बताइए, मेंशन टू मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, है ना, ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन बनता है तो इसके बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा में दिखाई पड़ती है। अगला कह रहा है कि जल संभर प्रबंधन क्या होता है, इस पर छोटी टिप्पणी करिए, आप इसको संक्षिप्त बताइए, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकता है। अगला कह रहा है वर्षा जल संग्रहण के दो लाभ लिखिए, है ना, स्टेट टू बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, हम लोग जब उस पानी को सेव कर लेते हैं तो उससे एग्रीकल्चर हो सकती है ना, पीने के पानी की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, पशुओं तक पानी पहुंचाया जा सकता है ना, कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा सकता है, तो बेटा ये सब चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। चलिए अगला कह रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन क्या, इसके दो उदाहरण यहाँ पर दिखाइए या लिखिए, तो आप लोग यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द कमांड एरिया ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल लोकेटेड, जब से इंदिरा गांधी कैनाल बन गई है तब से राजस्थान में हरियाली आ गई है, याद है ना आप लोग को, पहले वो बंजर भूमि थी, वहां पर खेती नहीं होती थी, अब वहां पर इरिगेशन संभव हो पाया, तो वहां पर बाजरा, है ना, मक्का, इनफैक्ट गेहूं, इन सब की खेती वहां पर हमें देखने को मिलती है, तो आप इसको वहां पर मेंशन करेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन में 39 कह रहा है कि लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकारों का नाम लिखिए, है ना। लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन बेटा खनिज संसाधन से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, कुछ याद आ रहा है? वही लिखना है आप लोग को। ठीक है, भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। सबसे नंबर 1 पे कौन होगा? उड़ीसा होगा। सेकंड आप लोग खुद बताइएगा, है ना। ये सब आपके क्वेश्चन आएंगे। नेम 2 मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। नंबर 1 पे उड़ीसा, है ना। आगे आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे आपके कौन से क्वेश्चन थे? तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। और अगर आपने इन 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो विश्वास मानिएगा एक सिंगल क्वेश्चन आपसे अलग नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे अलग नहीं जाएगा। हाँ, मैं इस बात को यहां पर मेंशन कर देता हूं, हो सकता है वर्डिंग चेंज हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है वर्डिंग चेंज हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर होगा। और मैं इस बात की भी यहां एश्योरिटी देता हूं, हो सकता है कि वर्ड टू वर्ड आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, है ना। क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, 110% आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और अगर मैं यहां पर एश्योरिटी से बोल रहा हूं तो विश्वास मानना कि मैंने प्रीवियस ईयर में 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ऐसे पढ़ा है, रटा है, देखा है, तब मैं यहां पर इतने 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो है, बनेंगे तो बनेंगे, और यहीं से आपके प्रश्न उत्तर बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा यहां पर आप लोग का आता है दीर्घ उत्तरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्किंग आपकी दीर्घ उत्तरी की होती है, और आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आपको इसको लिखना पड़ेगा और अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, मेंशन करके एक चीज लिखनी पड़ेगी। बट याद रखिएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं तो कोशिश आपको ये करना है कि हेडिंग वाइज और पॉइंटर वाइज अपने आंसर को आप लोग फ्रेम करेंगे। कई बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हमें कॉपी कैसे लिखनी है ना। अगर आपके मन में भी ये डाउट है, शंका है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो बेटा मैं बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। मैं पूरा लेकर के आऊंगा, कैसे आपको कॉपी लिखनी मैं आपको ये पूरा बता दूंगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके दीपक भैया एक पूरा वीडियो लेकर के आए जहां ये बताया जाए कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, बेटा वो भी मैं आपको लेकर के चलाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको इतना बता दूं, जब भी आप अपना आंसर लिखिएगा तो हेडिंग वाइज और पॉइंटर वाइज आंसर जरूर लिखिएगा, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात, राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग के नंबर मिलते हैं, राइटिंग के नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, इस बात को मैं यहां पर बोल सकता हूं, है ना। अगर आपने बहुत साफ सुथरा लिखना है तो हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है, उसमें अगर सबको 3 मिल रहा है तो आपको हो सकता है 4 4.5 नंबर मिल जाए आपकी राइटिंग के बेस पर, तो बेटा नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए लघु दीर्घ उत्तरी में तो बेटा पहला आपका होगा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और इसकी प्रमुख शाखाओं का विस्तृत वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द स्कोप एंड मेजर सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, अगला कह रहा है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण की अवधारणाओं की उदाहरण, मतलब उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, हमें ये व्याख्या करनी है। एक जगह पे आप लोग देखेंगे तो रेडजर और सैंपल दिखाई देंगे, एक जगह पे आप देखेंगे तो आपको विडाल डी लाब्लास महोदय दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के आसमान वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कार्यों की विवेचना कीजिए। विवेचना भैया, अगर पर्वतीय क्षेत्र होगा, ध्रुवीय प्रदेश होगा, रेगिस्तानी इलाका होगा, आर्द्र और उष्ण क्षेत्र होगा, वहां जनसंख्या कम दिखाई देगी। अगर प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, पानी की सुलभता है, कृषि अच्छी हो रही, वहां जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। मैंने आपको बता दिया है। और बेटा इस पर मैंने एक बढ़िया शॉर्ट्स भी यहां पर अपलोड किया हुआ था, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं, है ना। सब कुछ आपके लिए है, बस आप लोग एक बार यहां पर वॉच करिए। जितना ज्यादा आपकी पढ़ाई को मैं इजी कर सकता हूं उतना मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप सच में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर सज्ज हूं, परंतु उसमें आपका भी इन्वॉल्वेशन मुझे चाहिए, है ना। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको इस साल पेपर देना है और बहुत अच्छे अंक को लाना है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, अब डिपेंड करता है क्या आप इसको लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक बात और बेटा, इसका उत्तर भी मैं आप लोग ले लेकर के आऊंगा, परेशान मत होइएगा, परंतु अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आगे कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं एवं इसके आर्थिक महत्व पर चर्चा करना है। जो आपकी मेरे भाई क्या होती है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है, जहां पर खट्टे फलों की खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है, जैतून की खेती की जाती है ना। तो उसका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है। एलोबरेट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। जो वृहद उद्योग होते हैं, है ना, हमें उनकी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करनी कि बेटा वो कौन कौन से उद्योग हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना। बड़े उद्योग जिसमें कैपिटल बहुत इन्वेस्ट होती है,
ठीक है, वहां पर पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है ना, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं होती हैं, तो बेटा वहां पर मैं उसमें चर्चा करनी है। ठीक है, अगला कह रहा है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों, कच्चा माल, श्रम बाजार, ऊर्जा आदि की आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स, लेबर, मार्केट, एनर्जी एक्सेट्रा, ये भी आप लोग को करना है, तो इस पर मैं भैया आपका स्टार लगा दे रहा हूं। अगला कह रहा है विश्व में तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों के बढ़ते महत्व की चर्चा करना है। सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है और नॉलेज बेस्ड सेक्टर की बात कर रहा है। आखिर ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, ये भी आपका प्यारा क्वेश्चन है, यहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगला कह रहा है भ्रासोतन और ज्ञान प्रक्रमण। भ्रासोतन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं सीमाएं लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, स्टेट देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इसको हमें यहाँ पर लिखना है, इसका हमें चर्चा करनी। आउटसोर्सिंग में आपको बता चुका था, है ना, ये दो प्रकार की होती है, बीपीओ और आपकी केपीओ। ठीक है, चलिए अगला भैया क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में सुएज नहर और पनामा नहर के तुलनात्मक महत्व का वर्णन करना है। हर कंपेयर करना है ना, सिग्निफिकेंट ऑफ द सुएज कैनाल एंड द पनामा कैनाल एज इंटरनेशनल सी रूट्स, इन दोनों की हमें चर्चा करनी है। सुएज कैनाल का क्या इंपॉर्टेंस है और पनामा कैनाल का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हमें चर्चा करनी है ना, इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल से और पनामा कैनाल से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनके लिए ये दोनों कैनाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा मार्ग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही कृत्रिम है, मानव निर्मित है, इसलिए बेटा ये आर्टिफिशियल है, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डंपिंग और मुक्त व्यापार के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए, है ना, हमें डंपिंग की और क्या करना, मुक्त व्यापार की समीक्षा करना है। क्वेश्चन आपका प्यारा है, बन सकता है। अगला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के कार्य, उद्देश्य एवं विकासशील देशों पर इसके प्रभाव की चर्चा करना है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बातचीत करनी है, किस प्रकार से विकसित देशों के लिए लाभकारी हुआ और विकासशील देशों ने इसको सही से नहीं माना, है ना। इसकी प्रारंभिक अवस्था विकसित देशों के पक्ष में थी, तो विकासशील देश इससे नाखुश थे, हमें वो पूरी यहाँ पर इसकी चर्चा करनी है ना। किसकी, डब्ल्यूटीओ की। पहले क्या था, गेट था, अब क्या है, डब्ल्यूटीओ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला कह रहा है बाजार आधारित बागवानी कृषि और डेयरी कृषि की मुख्य विशेषताओं की हमें चर्चा करना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। 53 कह रहा है कि सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि में अंतर स्पष्ट करिए और इसकी सफलताओं का मूल्यांकन करिए। कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग को हमें बताना है और इसका ओवरऑल सक्सेस क्या, इस पर हमें ध्यान करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये तुम्हारा इस साल का लीग क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लॉग में बनना ही बनना तय है, एकदम तय है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। ठीक है, अगला कह रहा है परिवहन के विभिन्न साधनों के सापेक्षिक लाभ हानि की हमें तुलनात्मक चर्चा करनी है, इस पर हमें एक विस्तृत अध्ययन करना है। मुश्किल से आप लोग याद रखिएगा 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होगा, है ना। 150 वर्ड में आप इसका उत्तर यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि महासागरीय जलमार्गों के वैश्विक व्यापार में योगदान की चर्चा करना है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन रूट्स टू ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता है हमने कई बार इस पर चर्चा भी कर रखी है कि जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो सी रूट के माध्यम से होता है। हमें विभिन्न प्रकार के सी रूट दिखते हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, है ना, साउथ अटलांटिक सी रूट, है ना, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, है ना, साउथ पैसिफिक सी रूट। इस प्रकार के हमें सी रूट दिखाई देते हैं जहां से हमें इंटरनेशनल ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ता है। सबसे बिजिएस्ट क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, है ना, विश्व के 2 सबसे विकसित महाद्वीपों में के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगला कह रहा है प्रादेशिक व्यापार समूह के गठन के कारणों और उनके प्रभावों की व्याख्या करना है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स एंड एनालाइज देयर इंपैक्ट, हमें एक बात करनी जो हमारे रीजनल क्या थे, ट्रेड वाली जो व्यवस्थाएं थी, है ना, प्रादेशिक व्यापार समूह, जैसे साफ्टा, जैसे आसियान, जैसे ओपेक, जैसे ईयू, है ना, इन सब पे हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। हमने इस पर भी बात कर रखी थी बेटा, यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम होगा। अब इसमें भी देखो, इसमें जो आपका आसियान है और इसमें जो आपका ओपेक है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है ना कि यहां से आपका सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक क्या है, आसियान क्या है, साफ्टा क्या है ना, ये सारे आपके एकदम क्लियरली, ईयू क्या है, इससे बेटा आपके एकदम पृथक क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। अगला कह रहा है कि वायु परिवहन के महत्व, इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। इसका महत्व क्या होता है, ये आपके टाइम को बचाता है ना, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है। जितनी भी कीमती वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान इसी द्वारा होता है। अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वायु परिवहन के माध्यम से हम उसे क्या कर सकते हैं, तो
व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अगला कह रहा है संचार क्रांति के दौर में इंटरनेट और उपग्रह संचार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि मेरे भाई ये आपका एकदम रिलेटेड टॉपिक है, तो बेटा इस पर आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अगला कह रहा है भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूपों की व्याख्या करनी है ना। हमें जनसंख्या वितरण को देखना है और इसके घनत्व की चर्चा करनी है। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है पर डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 60वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं की विस्तृत हमें चर्चा करनी है। हमें विस्तृत चर्चा करनी है कि भारत में जनसंख्या कैसे बढ़ रही है ना। अगला कह रहा है भारत में भाषाई और धार्मिक संगठन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना है। धार्मिक संगठन कौन कौन से और भाषाई संगठन कौन कौन से, इस पर हमारी चर्चा होगी, है ना। अगला कह रहा है कि भारत ने ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन करना है। रूरल सेटलमेंट की बात कर रहा है ना, कि वहां पर किस किस प्रकार की बस्तियां में दिखाई पड़ती थी, ये आपकी चर्चा का विषय होना चाहिए। अगला कह रहा है भारत में नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का उदाहरण से व्याख्या करना है कि नगरों का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से नगर हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई शैक्षिक नगर होगा, कोई सांस्कृतिक नगर होगा, कोई इंडस्ट्रियल टाउन होगा, है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशनल टाउन होगा, कोई पर्यटन केंद्र होगा, है ना, कोई खनन क्षेत्र होगा। तो बेटा ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं, उसके कार्य के आधार पर हम उसे डिवाइड करते हैं। अगला कह रहा है भारत में नगरीकरण की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के उपायों की चर्चा कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भू उपयोग संवर्गों का विस्तार से वर्णन करना है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है, तो आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला आप लोग से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं, खाद्य मतलब जिसे खाया जा सके, इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य फसल, गेहूं और चावल, है ना। मैक्सिमम यही क्या होता है, उपभोग में लिया जाता है, के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वितरण करना और वर्णन करना है। एक क्वेश्चन यहां से आपका यहां पर फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान हेतु किए गए नीतिगत सुधारों की विवेचना कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी है। फिर कह रहा है भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता, मांग एवं बढ़ते संकट के कारणों की समीक्षा कीजिए। बेटा इन सारे क्वेश्चन पर याद रखिएगा, ये जो 80 क्वेश्चन में लाया हूं ये तो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, ये तो आपके बनेंगे बनेंगे। अब देखिए एग्जाम आपका अनसर्टेन होता है, लेकिन जहां पर भी मैंने स्टार लगाया है वो याद करो, वो इसको लिख लो, कहीं नोट करो, बेटा ये सर्टेन है, ये निश्चित है कि क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा यहां से तो प्रश्न आपके फ्रेम होंगे ही होंगे, तो इस पर आप लोग को क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियों की विवेचना कीजिए। भारत सरकार ने कौन कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो क्या करती है, जल संरक्षण एवं उसका प्रबंधन करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी लिखने को आ सकती है। अगला कह रहा है भारत ने लॉ एस के वितरण, उत्पादन एवं निर्यात संबंधी प्रतिरूपों का वर्णन हमें करना है। तो बेटा ये भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, किसमें, लॉन्ग में। अगला कह रहा है भारतीय रेल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसका हालिया विकास क्या हुआ है और उसके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उस पर हमें वर्णन करना है कि आखिर भारतीय रेलवे का विकास कैसे हो रहा है ना, और इस समय उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, कौन कौन से चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, है ना। लिखा ना, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ इंडियन रेलवेज, इट्स रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय इट, है ना। प्यारा क्वेश्चन है, फ्रेम किया जा सकता है। भारत के वैदेशिक व्यापार की संरचना क्या है, उसकी दिशा में जो परिवर्तन आए उस पर हमें व्याख्या करना है। विदेशी व्यापार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, भारत उसमें कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था से उसका संबंध कैसा है, कितनी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, क्या एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्या व्यापार संतुलन है, वो सारी चर्चा में यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन के विकास और पवन हंस जैसी सेवाओं के महत्व पर हमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन प्यारा है। अगला कह रहा है कि भारत में जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, प्रभाव है और रोकथाम है, इसके उपायों पर हमें चर्चा करनी। बेटा ये भी आपका प्यारा क्वेश्चन है, बनने की पूरी संभावना यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। अगला आपसे कह रहा है कि भारत में गंदी वस्तुओं की समस्याओं और नगरीय अपशिष्ट निपटान की चुनौती पर एक विस्तृत निबंध लिखना है। 150 शब्दों में आपको इसे लिखना होगा कि भारत में गंदी बस्तियों का निर्माण कैसे हो रहा है। जैसे हमने इस बात पर चर्चा की थी कि जब लोग प्रवास करके शहरों में जाते हैं, है ना, आमदनी के लिए, तो वो क्या करते हैं, किसी प्रकार की बस्ती को बसा लेते हैं, है ना। अब चूंकि वो बस्ती अवैध है, सड़कों के किनारे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे हैं, बस स्टेशन के किनारे हैं, है ना, तो वो बस्तियां क्या होंगी, गंदी होंगी, है ना, मैली होंगी, ठीक है। तो वहां पर जो क्या बोलते हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, वहां पर बीमारियां फैल सकती हैं, तो सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। अगला होगा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में
सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों की समीक्षा कीजिए। बेटा ये भी आपका प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में यहां से बन सकता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम या सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है। बेटा ये प्यारा क्वेश्चन है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में हमने कई बार देखा है कि हमारे यहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है, कभी कभी बाढ़ बहुत आती, कभी कभी एकदम सूखा पड़ जाता है। तो बेटा यहाँ पर इस पर एक छोटी सी टिप्पणी या निबंध लिखने को आ सकता है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसका विस्तृत आंसर लेकर के आऊंगा, परेशान मत होइएगा। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बाकी मैं इसका डिटेल आपको आंसर भी लिखवाऊंगा। कैसे आंसर लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अभी इस समय आपको वो क्वेश्चन मिल जाए, है ना, जो आपकी नजरों के सामने से गुजर जाए कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ये क्वेश्चन आ सकता है या इसके आने की संभावना बहुत प्रबल है। 78 क्वेश्चन कह रहा है भारत में आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करना है। तो बेटा प्रवास, माइग्रेशन, यहां से तो प्रश्न बनते हैं, है ना, 3 साल से लगातार बन रहे हैं, तो बेटा इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए 79वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम की स्थिति एवं व्यापारिक महत्व की समीक्षा कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। सीपोर्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है ना, क्योंकि हमने हालिया प्रदर्शन में देखा है कि भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत आगे है ना, अर्थव्यवस्था बूस्ट हो रही है ना, चीजों का आदान प्रदान बहुत हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे। और फिलहाल अभी हमने देखा था कि जो क्राइसिस आई थी उसमें कहीं ना कहीं ये व्यापार बाधित हुआ था, तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपसे 80वां क्वेश्चन कह रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का है। कह रहा है भारत में सड़क परिवहन का विकास, वर्गीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि और समस्याओं पर इस पर प्रकाश डालना है। हमें बताना है कि हाईलाइट्स द डेवलपमेंट्स, क्लासिफिकेशन, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हमें बात करनी सड़क परिवहन की, है ना, उसके विस्तार की चर्चा करनी है और देखना है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारतीय रोडवेज फेस करती हैं। जैसे कच्ची सड़कों की दिक्कत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, रोड बनते हैं तो सही समय पर काम नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, ये सारी जो प्रॉब्लम फेस होती हैं वो हमें यहाँ पर बकायदा मेंशन करनी होंगी। अगर आप लोग इस हिसाब से पॉइंटर वाइज, है ना, और हेडिंग वाइज आंसर करेंगे तो निश्चित मानिएगा बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। देखिए आपको ये बात पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपका उत्तर फिक्स है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आप इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर दे दिए क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए, अब आपको इनकी प्रैक्टिस करना है ना। अगर ये वीडियो आज देख रहे हैं, है ना, तो बेटा आज ही इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतार लेना और पहले स्वयं से प्रैक्टिस करना कि क्या मैं इसका आंसर लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। अगर लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख पाओगे तो उत्तर लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। लेकिन इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बेटा याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, कोयले की खदान से हीरा लेकर के आया हूं। बेटा मैं कोल माइन से डायमंड लेकर के आया हूं। बेटा ये डायमंड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा जी वीडियो को एक बार पुनः शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर कोई कमेंट हो तो बेटा उससे अवश्य छोड़ दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, आजाद रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, राधे राधे।